पाकिस्तान की फिक्र बढ़ाने वाली दो फाइलें खोलते हैं। पहली फाइल में भारत की वाटर स्ट्राइक या हमारा ऑपरेशन वाटर कह सकते हैं, और वाटर स्ट्राइक से सीमा पार की फिक्र बढ़ी हुई है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध भी पूरी तरह खत्म किए थे। तो दूसरी फाइल इस पर दोनों देशों के बुद्धिजीवियों की ओर से उड़ाए गए शांति के कबूतरों पर आधारित है, जो कि एक चिट्ठी की शक्ल में सामने आई है। यह चिट्ठी दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को लिखी गई है। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक तरफ तो धमकी लॉन्चर चला रहा है, तो दूसरी तरफ बुद्धिजीवियों ने चिट्ठी लॉन्चर चलाकर शांति की दुआई दी है। ये दोनों खबरें यहां पर देखिए, पहले धमकी लॉन्चर की बात कर लेते हैं, जिसकी जड़ में भारत का सिंधु जल संधि ब्रेक करना। इसे लेकर पाकिस्तान में पिछले एक साल से रोना धोना मचा हुआ। पानी वाली यह तड़प ऐसी है कि पाकिस्तान हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर घड़ियाली आंसू बहा रहा है। वैसे आपको एक बात बताते हैं, पाकिस्तान अपना एयर स्पेस हमारे एयरक्राफ्ट को नहीं देता। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है और फ्यूल कंजम्पशन भी ज्यादा होता है, लेकिन हम रो पीट नहीं रहे। खैर, पाकिस्तान की तो फितरत ही यही है। खैर, वो खुद को पीड़ित बता रहा है। जब दाल कहीं नहीं गली तो फिर इस्लामाबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करवाया, लेकिन असल में यह भारत के खिलाफ वैश्विक दुष्प्रचार करने का एक और नापाक आयोजन था, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी से लेकर पाकिस्तान सरकार के कई बड़े चेहरों ने शिरकत की। मतलब पहला ही नाम ऐसा है जिसको पाकिस्तान में कोई सीरियसली नहीं लेता है। खैर, पानी रोकने के भारत के फैसले पर धमकियां देना शुरू कर दिया इन लोगों ने। इन धमकियों के शब्दकोश कुछ इस तरह से है: परमाणु तबाही, हाथ काट देंगे, युद्ध शुरू होगा, शांति भंग होगी, सिर बर्बादी होगी। अच्छा, ये सब लोग बोलने से पहले एक बार जरा वो पुराने वीडियोस देखें जब हमने ऑपरेशन सिंदूर में वहां पर धमाके किए थे। खैर, बिलावल भुट्टो जरदारी सबसे ज्यादा हवा में उड़ते नजर आए, बट ऑफ कोर्स इशारों में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की रौब दिखाने लगे। ये भी भूल गए कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के हमलों से सबसे अधिक खौफजदा वही थे। पाकिस्तान में डर के मारे सबसे पहले कोई बड़ा परिवार विदेश भागा था तो वो बिलावल का परिवार था। बिलावल को ऐसी बहकी बातें करने से पहले एक साल पुराना इतिहास याद करना चाहिए। खैर, धमकियां देने वाली इस लिस्ट में और भी नाम शामिल हैं। कोई जंग शुरू होने की धमकी दे रहा है, कोई हाथ काट देने की धमकी दे रहा है, और ये वो पाकिस्तान है जो 1965 की जंग से लेकर 1971 और करगिल वॉर में मिली करारी हार से अब तक नहीं उबर पाया है। पाकिस्तान ये शिकस्त इसलिए भूल गया क्योंकि इन जंगों में पाकिस्तान को परास्त करने के बाद भी भारत ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी नहीं रोका था। भारत ने तब आतंकवादी हमलों पर कड़ी लाइन नहीं ली थी कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, लेकिन जब पाकिस्तान ने पहलगाम में पाप किया तब जवाब में भारत ने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने का प्लान भी बना लिया। भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह के कूटनीतिक चैनल को बंद करते हुए 66 साल पुराने सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान तभी से प्यासा है, उसका गला सूख रहा है और सूखे गले से वो अनाप शनाप धमकियां दे रहा है। एक बार सुनते हैं पाकिस्तान का ये बड़बोलापन, फिर बिलावल को परमाणु शक्ति वाली ताकत का एहसास भी करवाएंगे। अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। पाकिस्तान में त्राहिमाम असल में इसलिए है क्योंकि वहां की लगभग 80% कृषि भूमि और अर्थव्यवस्था सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर है। 19 सितंबर 1960 को कराची में इसके समझौते पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों को बांटा गया था। रावी, ब्यास और सतलज का पानी भारत को, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। लेकिन अब भारत की नई पॉलिसी में यह बीती बात है। नई बात यह है कि पाकिस्तान इसलिए भी परेशान है क्योंकि भारत बांध और नहरों का निर्माण कर रहा है। ये देखिए, हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर नहीं कर रहा है। इस कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा दोनों खतरे में पड़ गई है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताना चाहूंगा। पाकिस्तान का एक परसेप्शन था और वो परसेप्शन ये था कि भारत टफ स्टैंड नहीं ले सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आया, लेकिन ये जो अब हुआ है इसके बाद उसको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है कि भारत बहुत टफ स्टैंड ले सकता है। पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान से
प्रांतों में गंभीर जल संकट की स्थिति है। करीब 1/3 आबादी इस वाटर क्राइसिस से बुरी तरह प्रभावित है। सिंध के नॉर्थ वेस्ट कनाल में 64% पानी की कमी हो गई है। इसके अलावा राइस कनाल में 38% और दादू कनाल में 82% पानी की कमी हो गई है। जबकि सूकुर बराज का जल स्तर लगातार घट रहा है। ऊपर से जो समझौता वर्ल्ड बैंक की निगरानी में हुआ था, अब उसी वर्ल्ड बैंक ने भारत के संधि को स्थगित करने के फैसले से खुद को अलग कर लिया है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ये पहले ही कह चुके हैं कि इस मामले में वर्ल्ड बैंक की भूमिका एक मध्यस्थ से ज्यादा कुछ नहीं है। वो भारत पर किसी तरह का दबाव बनाने के लिए बाध्य नहीं है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी नापाक नाटक काम नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान का ये सिंधु वाला विलाप कोई सुनने को तैयार नहीं है। इधर भारत के पास भौगोलिक रूप से यह ताकत है कि वो कब पानी रोके और कब उसकी दिशा को बदल दे। भारत को मिले इस कंट्रोल से भी पाकिस्तान का जो शासन है वो भयभीत है, घबराया हुआ है। रही बात बिलावल भुट्टो के परमाणु हमले की धमकी की, तो मुझे वो शेख राशिद का बयान याद आ रहा है, 2.5 किलो, 1.25 किलो, 3 किलो, 4 किलो के हमारे पास बम हैं। खैर, आपको ये बता दें कि भारत की एक्सक्यूज मी वाटर स्ट्राइक पर न्यूक्लियर बम चलाने की धमकी देने वाले बिलावल को ये नई तुलना आंख खोलकर देखनी चाहिए। कुछ फैक्ट्स हैं। हाल ही में जो सीपरी की रिपोर्ट आई थी उसका अध्ययन कर लेना चाहिए इनको। सीपरी की वर्ष 2026 यानी अभी इस साल की रिपोर्ट कहती है कि भारत ने परमाणु हथियारों की संख्या और तैनाती में पाकिस्तान पर बढ़त बना ली है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार सिर्फ 170 हैं, जबकि भारत के पास अब कुल 190 परमाणु वॉरहेड हैं, जो पिछले साल के 180 के मुकाबले 10 अधिक हैं। वहीं भारत में पहली बार ऑपरेशनल मोड में 12 वॉरहेड की तैनाती भी की गई है। सरल शब्दों में कहें तो 12 न्यूक्लियर मिसाइल हमेशा से तैयार हैं, जो चंद सेकंड के भीतर ही लॉन्च होने के लिए और दुश्मन देश को तबाही मचाने के लिए तैयार बैठी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता यानी परमाणु हमले के बाद मुंहतोड़ जवाब देने की शक्ति पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। तो बिलावल को और पूरे पाकिस्तान को आज हमारी एक अच्छी सी सलाह है कि वो बहके नहीं, होश में आ जाएं। खैर, अब आते हैं दोनों देशों में बुद्धिजीवियों की ओर से चलाए गए चिट्ठी लॉन्चर पर। भारत पाकिस्तान के 117 प्रबुद्ध लोगों ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में दोनों देशों के बीच फिर से बातचीत शुरू करने की मांग की गई, संबंध बेहतर करने की अपील की गई। चिट्ठी में दोनों देशों में फिर से उच्चायुक्त तैनात करने की मांग की गई। भारत की ओर से चिट्ठी लिखने वालों में महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, आरजेडी नेता मनोज झा, मणिशंकर अय्यर, बंगाल से हुमायूं कबीर और पूर्व रॉ चीफ एएस दौलत जैसे 61 लोग शामिल हैं। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी समेत 56 लोग हैं जो चाहते हैं कि तनाव खत्म हो, जम्मू कश्मीर पर बात हो, विवादित मुद्दों पर चर्चा हो, हाई कमिश्नर फिर से नियुक्त किए जाएं, एयर स्पेस खोले जाएं, द्विपक्षीय सीरीज हो, फिर से दोनों ओर से कारोबार हो, आपस में सांस्कृतिक संबंध सुधरे, अटारी वाघा बॉर्डर खुले। हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि अब यह तभी संभव होगा जब पाकिस्तान अपना चरित्र बदले और चिट्ठी में ये बातें भी शामिल की जाएं। पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमले बंद हो, पाकिस्तान आतंक को स्पॉन्सर करना बंद करे, पहलगाम जैसे आतंकी हमले दोबारा ना हो, मुंबई से पहलगाम हमले तक के दोषियों को सजा हो, पाकिस्तान में छिपे भारत के मोस्ट वांटेड सौंपे जाएं। जम्मू कश्मीर की भी एक अपनी एक स्ट्रेटेजिक एक ज्योग्राफिकल पोजीशन है, मगर चूंकि ये कॉन्फ्लिक्ट में फंसा है दो मुल्कों के बीच में, हमारे मुल्क इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसकी वजह से हालात हमारे दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर जंग का अखाड़ा बन चुका है, इसको अमन का पुल बनना चाहिए, दो मुल्कों के दरमियान आवाजावी होनी चाहिए। 2 महीने से पूरे पीओके के अंदर राशन, पानी, बिजली और दवाइयां सब सप्लाई ठप कर दी गई है। हाहाकार मचा हुआ है। महबूबा मुफ्ती साहिबा पीओके के हालात के ऊपर चिट्ठी क्यों नहीं लिख रही? पीपल टू पीपल कंटेंट, म्यूजिक, लिटरेचर, कार्टून, ये जो एक पार्टीशन के वक्त से जो चीज थी, उसको अगर हम थोड़ा ईज करें, बहाल करें, इसकी हमने उम्मीद
की है दोनों सदर से। ये पाकिस्तान की जो तर्जुमानी बार बार करते हैं ये इनको महंगा पड़ेगा और इस वक्त इसकी कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए, नहीं इनका डोमेन है, नहीं इनका अधिकार क्षेत्र है। ये भारत सरकार का है और संवैधानिक संस्थाओं का है। बड़ी अच्छी बात है अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर तो बिगेस्ट बेनिफिशियरी है, जम्मू कश्मीर के लोग उसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी है। आपने ये बुद्धिजीवियों वाली खबर देखी। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। आज से कुछ साल पहले मैंने एक फॉरेन मिनिस्टर, भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो रह चुके हैं, उनसे सवाल पूछा था कि जब वर्ल्ड वॉर में यूरोपियन कंट्रीज एक दूसरे से लड़ रही थी और एक साथ यूरो बन जाता है तो भारत और पाकिस्तान के साथ नहीं आ सकते। उन्होंने मुझसे कहा कि निशांत, आपकी सोच तो अच्छी है बट आई एम सॉरी, आई विल डिसअपॉइंट यू। पाकिस्तान की फितरत और नीयत कभी नहीं बदल सकती। खैर, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2003 में संसद में भारत पाक रिश्तों पर बहस के दौरान कहा था, हम मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। आज पाकिस्तान को देखकर यह बात और भी कड़वी सच्चाई की तरह सामने आती है। भारत के सामने समस्या सिर्फ एक पड़ोसी देश की नहीं है, बल्कि ऐसे पड़ोसी की है जिसकी सत्ता, सेना और आतंक के बीच की दूरी कभी साफ नहीं रही है। एक तरफ बातचीत की भाषा, दूसरी तरफ आतंकियों को पनाह, एक तरफ शांति के बयान, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पर झूठ का अंतर्राष्ट्रीय अभियान, और जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो परमाणु धमकियां शुरू हो जाती हैं। मुनीर की सेना हो, शाहबाज की सरकार हो, हाफिज सईद हो या मसूद अजहर हो या दाऊद इब्राहिम हो, चेहरे अलग हैं लेकिन भारत विरोध की फैक्ट्री वही है। सवाल यह नहीं है कि भारत बातचीत क्यों नहीं करता है, सवाल यह है कि भारत किस भरोसे पर संबंधों को सामान्य करे। क्या पाकिस्तान यह गारंटी दे सकता है कि उसकी जमीन से भारत के खिलाफ अगला आतंकी हमला नहीं होगा? क्या उसकी सेना यह भरोसा दे सकती है कि वो आतंक को अपनी रणनीतिक पूंजी की तरह इस्तेमाल करना बंद कर देगी? क्या उसकी सरकार इतनी ताकत रखती है कि वो वर्दी और आतंक के गठजोड़ पर लगाम लगा सके? फिलहाल इन तीनों सवालों का जवाब पाकिस्तान के पास नहीं है, और जब भरोसे की जमीन ही बारूद से भरी हो तो कूटनीति का पुल बनाना सिर्फ मुश्किल नहीं होता है, खतरनाक भी होता है। और यह पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान का नहीं हुआ तो यह किसी का नहीं हो सकता। यह भी एक सत्य है।